हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी 2023 का जो एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है, उसके मद्देनजर आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 24 जनवरी। जी हाँ, 24 जनवरी की जितनी भी शिफ्ट हुई है, चारों शिफ्टों के जो जीके जीएस से, जी हाँ, समस्त 4 शिफ्टों के जो जीके जीएस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वह समस्त 80 क्वेश्चन दोस्तों लेकर मैं आप सभी के मध्य एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, हमारे द्वारा जो यह सेशन लिया जाता है, वह वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन मिलते हैं 100%, जी हाँ, 100% रियल जो आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको जो कंटेंट दिया जाने वाला है वह 100% रियल होने वाला है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले 24 जनवरी की जो 4 शिफ्ट में पूछे गए समस्त जीके जीएस से जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो दोस्तों, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, आपने अपने माता पिता को सपना दिखा रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, वह सपना आपका सही समय से साकार हो सके। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु कुंचु कुरूप किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? तो दोस्तों, जो है कथकली कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और इसका जो प्रतिपादक किसने किया था? तो जो गुरु कुंचु कुरूप के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों, आप सभी को पता है, भारतीय जो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। उन 8 शास्त्रीय नृत्य की दोस्तों जो हमारे द्वारा विशेष सेशन लिया गया है, तो आपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो क्लासिकल डांस है, जी हाँ, क्लासिकल डांस आप भारत के शास्त्रीय नृत्य का सेशन नहीं लिया तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आप दोस्तों आगे आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो वहां से आपका दोस्तों 1 नंबर 100% कवर होने वाला है, तो जाकर वह सेशन भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो पूछा गया है कि ऊर्जा के पिरामिड की विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड होता है वह इस प्रकार से होता है, जिसका आधार दोस्तों जो नीचे चौड़ा होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दोस्तों इसका जो पीक बिंदु है उसमें कमी आती जाती है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दृश्य होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जी हाँ, ऊर्जा का जो पिरामिड है यह सदैव सीधा होता है। आधार चौड़ा होता है। दोस्तों, आधार चौड़ा देख चुके हैं। और एक ऊर्जा पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा एवं पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा की हानि को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आधार चौड़ा है और यहाँ पे शीर्ष है जो एक बिंदुवत रूप में है। तो आप देख पा रहे हैं जो इनका पोषी स्तर में ऊर्जा की हानि किस प्रकार से होती है। तो आज के सेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में उपचुनाव 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों, उपचुनाव से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल दोस्तों पंजाब के संगरूर से क्वेश्चन पूछा गया था। आज पूछा गया है उत्तराखंड में उपचुनाव 2022 किसने जीता है? तो जो उत्तराखंड में उपचुनाव होते हैं चंपावत में दोस्तों, उसमें पुष्कर सिंह धामी, जी हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीतते हैं। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान से उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो जो उपाधियों का अंत है जो संविधान के आर्टिकल 18 के अंदर है। इसके अलावा अन्य जो अनुच्छेद जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत है। और बात करते हैं अनुच्छेद 14, इसमें दोस्तों विधि के समक्ष समानता है। और आर्टिकल 15 के बारे में बात करते हैं तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता आर्टिकल 15 में दी गई है। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, इसमें है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो दोस्तों ये अन्य जो अनुच्छेद है यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे आने वाली शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन छप सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है पंचवर्षीय योजना से। तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कल जो 23 जनवरी में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आज दोस्तों 24 जनवरी, जी हाँ, 24 जनवरी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपने यदि हमारे द्वारा लिए गए समस्त एनालिसिस लिया है तो आपने देखा होगा कि पंचवर्षीय योजना से, जी हाँ, जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना है, इससे प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका भी सेशन हमारे द्वारा जो आपका मध्य अभी अवकाश आया था कि 17 से लेकर दोस्तों 22 तक आपका अवकाश था, उसके मद्देनजर दोस्तों जो 5 ईयर पंचवर्षीय योजना की क्लास ली गई है, वंश व संस्थापक की क्लास ली गई है, राज्य व राज्यपाल की क्लास, राज्य व राज्यपाल व सीएम मुख्यमंत्री की क्लास ली गई है। इसके अलावा दोस्तों जो संस्थापक है, जी हाँ, समस्त जो राजवंश है उनके संस्थापक की क्लास भी ली गई है। और यहाँ से दोस्तों हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जनगणना की भी क्लास आपको उपलब्ध करवाई गई है। तो यदि आपने ये समस्त क्लासें नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये समस्त क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से जितने भी टॉपिकों के बारे में ये चर्चा कर रहा हूँ, चाहे वह पंचवर्षीय योजना हो, वंश व संस्थापक हो, राज्य के राज्यपाल, सीएम, मुख्यमंत्री हो, या दोस्तों जो यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्व त्योहार है, या जो सेंसस जनगणना होती है, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से दोस्तों हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक है और इन 5 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हम अवश्य पूछा जाने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों यदि आपको 5 नंबर कवर करने हैं तो यह सेशन आपको पढ़ के जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो बात करते हैं पंचवर्षीय योजना। तो योजना आयोग की स्थापना के बाद से पंचवर्षीय योजना आती है, और यहाँ पे 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल होता है। और ये जो योजना है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। जी हाँ, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इस जो
पहली पंचवर्षीय योजना है, इसमें मुख्य फोकस क्या रखा गया था, तो इसमें मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र, जी हाँ कृषि क्षेत्र में यहाँ पे कृषि क्षेत्र को मुख्य फोकस रखा गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नियुक्ति से जी सतीश रेड्डी की जगह डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जो डीआरडीओ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष की अभी नई नियुक्ति की गई है, वह है समीर वी कामत, जी हाँ समीर वी कामत को डीआरडीओ का भी यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। और जो किनके स्थान पे बनाया गया है, तो जी सतीश रेड्डी के स्थान पे बनाया गया है। और जी सतीश रेड्डी को दोस्तों अभी रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। जी हाँ जो रक्षा मंत्री है उनके वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो जी सतीश रेड्डी, जो कि डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष है। पहले नहीं दोस्तों, अभी जो जी सतीश रेड्डी के स्थान पर समीर वी कामत को बनाया गया है और जी सतीश रेड्डी को जो रक्षा मंत्रालय में भेजा गया है वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पे। तो यह आज क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, एससी एसटी आरक्षण को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो दोस्तों जो एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये दोस्तों जो संविधान संशोधन में 126वां बिल पेश किया गया लोकसभा में, उसमें दोस्तों जो लोकसभा में राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी का जो आरक्षण है उसे 10 वर्ष के लिए, जी हाँ 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और यह 126वां बिल पेश लोकसभा में हुआ उसके साथ होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बुमचू त्योहार किस राज्य से संबंधित है, बुमचू त्योहार है जो दोस्तों सिक्किम का एक बौद्ध धर्म का उत्सव है, तो बुमचू त्योहार सिक्किम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का इनाम गांव किस राज्य में स्थित है, तो जो भारत का इनाम गांव है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इनाम गांव दोस्तों यह है महाराष्ट्र में, जी हाँ इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में, जी हाँ महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। और यह एक पुरातात्विक स्थल है, जी हाँ जो इनाम गांव है यह एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। तो ये दोस्तों पुरातात्विक स्थल है तो यहाँ से कुछ अवशेष मिले होंगे, इसीलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो ये पुरातात्विक स्थल है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह घोड़ नदी के किनारे, जी हाँ घोड़ नदी के किनारे ये स्थित है। और बात करते हैं कि यहाँ की विशेषता क्या है, तो इस स्थान पर 35 वर्ष के एक व्यक्ति को अजीब दफन के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। एक 35 वर्ष के दोस्तों जो व्यक्ति है उसको अजीब तरीके से दफन किया गया था, उसके लिए इनाम गांव प्रसिद्ध है। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, ये एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है, ये घोड़ नदी के किनारे स्थित है। यह भी समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया तीसरी पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी, तो फिर से पंचवर्षीय योजना से अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी, तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की थीम थी अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना, इसकी थीम थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम के बारे में बात करते हैं तो गॉडविल योजना भी इसे कहा जाता है, जी हाँ गॉडविल योजना भी इसे कहा जाता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो पूछा गया है योग दिवस से 2022 योग दिवस की थीम क्या थी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसकी शुरुआत है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जी हाँ और भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने 27 सितंबर 2014 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान इसकी घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने वाला है। जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने वाला है। और ये प्रथम कब मनाया जाता है, प्रथम योग दिवस मनाया जाता है 21 जून, जी हाँ 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस मनाया जाता है। और यह दोस्तों अन्य फैक्ट के रूप में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन पर बात करते हैं, 2020 की योग दिवस की थीम क्या थी, तो 2020 की जो योग दिवस की थीम थी वह थी योगा एट होम एंड योगा विद द फैमिली। तो दोस्तों एक कोरोना काल के कारण आने के कारण इस प्रकार से थीम रखी गई थी कि योगा एट होम एंड योगा विद द फैमिली, योगा घर पे रहकर करना और अपने परिवार के साथ करना, इस प्रकार से थीम रखी गई थी। 2021 की थीम पूछी जाती है तो वह होगी योगा फॉर वेल बीइंग, जी हाँ मानवता के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग दोस्तों ये इसकी थीम रखी गई थी। और यहाँ पे अगला जो 2022 में रखी गई थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जी हाँ मानवता के लिए योग 2022 की रखी गई थी। और 2021 की रखी गई थी योगा फॉर वेल बीइंग। तो यह भी दोस्तों आगे आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2020 से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो आगे आने वाले शिफ्ट में 2021 से भी कर सकता है और 22 से भी कर सकता है। इसलिए आपको 2021 और 22 की समस्त थीम के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है, जो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी है ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, या कुचिपुड़ी नृत्य है किस राज्य में किया जाता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो पूछा गया है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है,
क्रिकेट पिच की लंबाई से क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्रिकेट पिच की लंबाई 66 फीट होती है। जी हाँ, फीट के अंदर पूछा जाता है तो 66 फीट इसकी लंबाई होती है। और या गज के अंदर बात करते हैं तो गज में दोस्तों 22 गज, जी हाँ 22 गज इसकी लंबाई होती है। और मीटर में बात करते हैं तो 20.12 मीटर जो कि इसकी मीटर में लंबाई होती है। और चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई इसकी 10 फीट आती है, या मीटर में बात करें इस चौड़ाई की तो 3.05 मीटर इसकी चौड़ाई आती है। लंबाई दोस्तों इस प्रकार से है, चौड़ाई इस प्रकार से है। आगे आने वाले शिफ्टों में दोस्तों आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए तो यहाँ से बिल्कुल आपको राइट करके आना है। चलिए सॉरी दोस्तों, अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्यपाल को अतिरिक्त पद यानी एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल किस अनुच्छेद में वर्णित किया जाता है? तो राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह आर्टिकल 153 के आधार पर की जाती है। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्ति किए जाने से निवारित नहीं करती है। तो दोस्तों आर्टिकल 153 में ही दोस्तों जो अनेक से अधिक राज्य की नियुक्ति की जा सकती, एक से अधिक राज्य के लिए दोस्तों एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, या कहा जाए अतिरिक्त भार भी दिया जा सकता है। अनुच्छेद 154 की बात करें तो इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति है जो कि राज्यपाल में निहित है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों यह आज क्वेश्चन पूछा गया है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है, सौर सेल का उपयोग के क्या लाभ है? तो सौर सेल के उपयोग के लाभ पूछे गए हैं। तो सौर सेल जो होता है तो वह सौर ऊर्जा के अंतर्गत आता है, और सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय और टिकाऊ है, और यह कार्बन पदचिह्न नहीं छोड़ता है, किसी प्रकार से कार्बन प्रदूषण नहीं करता है। जी हाँ, कार्बन प्रदूषण किसी प्रकार से नहीं करता है सौर सेल, और प्रदूषण को कम करने में मदद भी करता है। और इसे जो एक बार स्थापित होने के बाद जीवन भर बिजली उत्पन्न करता है। तो सौर सेल दोस्तों जो सौर ऊर्जा है काफी प्रचलन में है। सौर प्लेटें आती है, उनको एक बार स्थानांतरण करने के बाद जी हाँ इस प्रकार से स्थानांतरित किया जाता है। जो वह दोस्तों खेतों में की जा सकती है, छतों पे की जा सकती है, यहाँ पे सरकारी बिल्डिंगों भवनों पे सभी प्रकार से की जा सकती है। और इनको एक बार स्थापित करने के बाद दोस्तों ये जो है जीवन भर बिजली उत्पन्न करता रहेगा। और सौर सेल का अत्यधिक उपयोग जो किया जाता है वह कैलकुलेटर में, रेडियो फोटोग्राफी के प्रकाश मीटर में होता है। और सौर सेल होता है जिसे फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। और प्रकाश की ऊर्जा को यह सौर सेल सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ, प्रकाश की किरणें यहाँ पे गिरती है, और ये प्रकाश की किरणें को विद्युत ऊर्जा में बदलकर दोस्तों ये घरों में सप्लाई देता है, भवनों में सप्लाई देता है, खेतों में सप्लाई देता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में कि पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली या दिल्ली पुलिस के हेड कौन है? तो दोस्तों जो संजय अरोड़ा है, जी हाँ संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का हेड बनाया गया है। और दोस्तों दिल्ली पुलिस का ध्येय वाक्य की बात करते हैं तो वह है शांति, सेवा और न्याय। जी हाँ, शांति, सेवा और न्याय है जो दिल्ली पुलिस का ध्येय वाक्य है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया? तो जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है सर्वप्रथम 1896 में जो कलकत्ता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया। और वंदे मातरम की रचना है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ के मूल रूप संस्कृत में की थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, इसकी रचना है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय गीत है जो सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896, जी हाँ 1896 में गाया जाता है। और बात करते हैं राष्ट्रीय गान की, तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया जाता है? तो 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया जाता है। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन भेजे गए थे स्टूडेंट के द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने टावर और गेट थे? तो दोस्तों ये आज एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने टावर और गेट थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार बात करते हैं तो पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र या शहर हुआ करता था जिसमें 570 मीनारें थी और 64 द्वार थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कौन से नगरों को जोड़ता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसमें 4 महानगर है भारत के, उन चारों महानगरों को जोड़ा गया है। तो उन 4 महानगरों की बात करते पहले आता है दिल्ली, दूसरे पे आता है मुंबई, जी हाँ दिल्ली, मुंबई, और यहाँ पे आता है चेन्नई, चेन्नई के बाद में आता है दोस्तों इधर कलकत्ता। ये भारत के 4 प्रमुख महानगर है। इन चारों को जो जोड़ने वाला मार्ग है इसे जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा गया है और इसके मद्देनजर इन्हें जोड़ा गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में कि भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कहां शामिल होती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके द्वारा ऑप्शन नहीं भेजे गए हैं। तो ऑप्शन में दोस्तों यदि उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश आंसर आने वाला है, और यदि ऑप्शन में यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा तो मध्य प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन आने वाला है। जी हाँ, इन दोनों में से यूपी और एमपी में से कौन सा ऑप्शन में दिया गया था? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं,
अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है या इसका जो आरंभ होता है 1961, जी हाँ 1961 में इसका आरंभ होता है। और यह दोस्तों पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इसमें दोस्तों खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। जी हाँ 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और एक अर्जुन की, जी हाँ कांस्य की प्रतिमा, जी हाँ अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। और एक पारंपरिक पोशाक और एक प्रशस्ति पत्र, जी हाँ एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। यह अर्जुन पुरस्कार में जो दी जाने वाली राशि है और यहाँ पे जो सामान दिया जाता है उसके बारे में है। इसका जो आयोजन यह सर्वप्रथम जो कब लागू किया गया, शुरुआत की गई, तो 1961 में इसकी शुरुआत की जाती है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। महाराष्ट्र में जून 2022 में किसने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था? तो दोस्तों आपने देखा होगा कल जो एनालिसिस करवाया गया था उसमें महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वह है एकनाथ संभाजी शिंदे। जी हाँ एकनाथ शिंदे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। लेकिन दोस्तों ये किसके स्थान पे बनते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 2022 में जो मई जून के मध्य जो वहां महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उठापटक चलता है और एकनाथ संभाजी शिंदे के अलग होने के कारण जो वहां के जो सीएम हुआ करते थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने दोस्तों 29 जून 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके दोस्तों आज जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर होता है कि 2022 में महाराष्ट्र में किस मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा दिया? तो उद्धव ठाकरे ने वहां से इस्तीफा देते हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे हैं। तो यह दोस्तों क्वेश्चन कल की शिफ्ट में 23 जनवरी को पूछा जा चुका है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अजी लामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अजी लामू जो लोक नृत्य है वह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है अजी लामू लोक नृत्य। तो यह आज क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी किस माह में मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी दोस्तों बात करते हैं तो यह भाद्रपद में मनाई जाती है। जी हाँ भाद्रपद में मनाई जाती है। इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं तो यह अगस्त से सितंबर के बीच में आता है। और दोस्तों जो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जी हाँ भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि गणेश चतुर्थी काफी फेमस त्योहार है। और गणेश पूजा है जो दोस्तों महाराष्ट्र का काफी जो यहाँ पे लोकप्रिय पर्व भी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहिनी अट्टम नृत्य में किस भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो आपने दोस्तों जो हमारे द्वारा लिया गया क्लासिकल डांस भारत की शास्त्रीय नृत्य एसएससी जीडी स्पेशल नहीं लिया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य का सेशन है वह ले सकते हैं और अपना 1 नंबर यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि जो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, और इसके अलावा एक और जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि केरल का दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम के अलावा एक और रहता है वह कौन सा है। और बात करते हैं मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम है जो एकल नृत्य रूप में दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार जो भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन और जो भस्मासुर के वध के प्रकरण के संबंध में असुरों को यहाँ पे दोस्तों असुरों के नाश के बहकाने के लिए दोस्तों ये मोहिनी का रूप धारण किया था। इसलिए दोस्तों यह जो मोहिनी अट्टम में जो नृत्य है भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। तो भगवान विष्णु ने दोस्तों यहाँ पे जो मोहिनी का रूप धारण किया था, यहाँ पे असुरों को बहकाने के लिए इस प्रकार से यह किया गया था। तो आज के सेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत में दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो दोस्तों बात करते हैं भारत में हरित क्रांति जो 1967, जी हाँ 1967 से 1968 में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और इसके बाद में दोस्तों जो द्वितीय हरित क्रांति आती है वह 1982 से 1984, 1982 से 1984 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत होती है, जिसमें दोस्तों फोकस दिया जाता है कि अधिक अनाज उत्पादन किस प्रकार किया जाए, निवेश और किसानों को किस प्रकार से दोस्तों अन्य सेवाओं में विस्तार किया जाए। इस उद्देश्य से दोस्तों जो द्वितीय हरित क्रांति होती है आज के शिफ्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों जिस प्रकार से केंद्र में बात करें कि जो केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति होती है, जी हाँ केंद्र में कार्यपालिका की शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में होती है। उसी प्रकार राज्य के संदर्भ में बात करते हैं तो राज्य में दोस्तों जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वह राज्यपाल की होती है। और राज्यपाल दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। यह दोस्तों राष्ट्रपति के जो पद पर्यंत के लिए दोस्तों यह रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो है भारतीय संविधान का भाग 6 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो भारत का संविधान है इसमें दोस्तों जो भागों की संख्या पहले 22 हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में 25 है। वर्तमान मूल संविधान में अनुसूचियां 8 हुआ करती थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों यह भी फैक्ट अन्य फैक्ट के रूप में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन सब तक का है। तो हम बात करते हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। और दोस्तों बात करते हैं प्रथम भाग की, तो प्रथम भाग में दोस्तों संघ व उसके क्षेत्र के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता दी गई है जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है
जो कि 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। और भाग 4 क में अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, जो कि रूस से संविधान से लिए गए हैं और ये आर्टिकल 51 क में जोड़े गए हैं। भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में केंद्र सरकार है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और भाग 6 पूछा गया है, जिसमें दोस्तों राज्य सरकार के बारे में जो बताया गया है कि राज्य में सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, इसके किस प्रकार से भाग होते हैं। इसमें दोस्तों जो आर्टिकल 152 से 237 तक, जी हाँ, जो भाग 6 है आर्टिकल 152 से 236 तक विस्तृत है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो पंजाब में दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, जो कि आप पार्टी के, जी हाँ, आम आदमी पार्टी के यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं भगवंत मान। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो मोट की मस्जिद का निर्माण दोस्तों जो करवाया गया है वह 1505 ईस्वी में करवाया गया है। और दोस्तों जो वजीर मियां भैया द्वारा यह बनवाई गई है, जी हाँ, वजीर मियां भैया के द्वारा 1505 ईस्वी में मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। और ये जो वजीर मियां भैया है, ये सुल्तान सिकंदर लोधी के शाही दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जी हाँ, पीएम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और दोस्तों इस मोट की मस्जिद का एक अन्य नाम भी है, इसे दाल मस्जिद भी कहा जाता है, जी हाँ, दाल मस्जिद भी इस मोट की मस्जिद को कहा जाता है, क्योंकि जो इसका निर्माण करवाया गया था, दाल से जो आय प्राप्त होती है उससे इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए इस मोट की मस्जिद को दाल की मस्जिद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत से वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य करने वाला कौन सा राज्य है, तो दोस्तों जो छत से वर्षा जल संग्रहण करने वाला राज्य है, भारत का पहला राज्य बना है, वह है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया है, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों हम बात करते हैं पृथ्वी में कुल 5 परत होती है। सबसे जो बाह्य परत होती है उसे बाह्य मंडल कहा जाता है, फिर आती है आयन मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है समताप मंडल या शोभ मंडल जिसे कहा जाता है, शोभ मंडल इस प्रकार से आता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि पृथ्वी की सबसे निचली परत है, तो निचली परत यह है और इसे शोभ मंडल कहा जाता है, जी हाँ, शोभ मंडल कहा जाता है। फिर इसके बाद में आती है समताप मंडल, जी हाँ, फिर आता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद में आता है आयन मंडल, आयन मंडल के बाद में आता है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 5 परतें पाई जाती है। जो अंदर सबसे अंदर की परत होती है उसे शोभ मंडल, सबसे बाह्य परत होती है उसे बाह्य मंडल कहा जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से ये 5 परत होती है। आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया उसके ऊपर बात करते हैं, मेघालय के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मेघालय में जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिक्किर, मेघमा, इस प्रकार से पहाड़ियां काफी स्थित है। इनमें जो मानसून की हवाएं घुसती है तो ये दोस्तों इन पर्वतों में टकराकर दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो जाती है, अर्थात यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा करवाती है। और दोस्तों जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, और यह दोस्तों मेघालय में स्थित है। यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आज की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेघालय के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मेघालय के मासिनराम में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद कौन से भाग में स्थित है, तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह जो भारत का जो संविधान में भाग नंबर 5 है उसमें जो आर्टिकल 124 से, जी हाँ, आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता के बारे में, उनके अधिकार, उनकी प्रक्रियाओं और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य पहलुओं से संबंधित आर्टिकल 124 से 147 तक इसका विस्तृत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित है, तो जो गोपाल प्रसाद दुबे है ये दोस्तों छऊ नृत्य से संबंधित है। जी हाँ, छऊ नृत्य से गोपाल प्रसाद दुबे संबंधित है और इन्हें दोस्तों जो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2016 से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पर्सन है, छऊ नृत्य के यह नर्तक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, सबसे छोटा वेद कौन सा है जिसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मंत्रों का उच्चारण है सामवेद में किया जाता है और सामवेद है चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं, यह भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो दोस्तों भारत में जो आपातकाल की घोषणा है भारत का जो महामहिम राष्ट्रपति, जी हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसके लिखित परामर्श पर ही कर सकता है, ऐसे अन्यथा इस प्रकार जो राष्ट्रपति है वह आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। और दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत के जो संविधान में भाग 18 है, जी हाँ, भाग 18 में आपात उपबंध है
आपात उपबंध है। और दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक दोस्तों आपात उपबंध है। यह भारत के संविधान के भाग 18 में स्थित है। यह भी फैक्ट अन्य आपको पता होना चाहिए। और बात करते हैं जो प्रथम आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, यह आर्टिकल 352 में है। जी हाँ, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, यह द्वितीय आपातकाल है जो कि आर्टिकल 356 356 में है। और दोस्तों जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, जी हाँ, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं ऐसा कौन सा इन तीनों में आपातकाल है जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो मार्च 2022 में रितु खंडूरी है जो कि पहली यहाँ पे अध्यक्ष बनती है विधानसभा की, जो कि महिला है। इसीलिए दोस्तों एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है NH4Cl, जी हाँ, NH4Cl है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम तो दोस्तों इसका अमोनियम क्लोराइड है और इसका अन्य नाम नौसादार, जी हाँ, नौसादार भी इसे कहा जाता है। तो यह आज जो फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1877 ईस्वी में भारत की साम्राज्ञी किसे घोषित किया गया था। तो 1877 ईस्वी में जो भारत की साम्राज्ञी है, महारानी विक्टोरिया को जो भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। और इसी के साथ जो महारानी विक्टोरिया है इन्हें केसर ए हिंद कहा गया, जिसका अर्थ होता है भारत की महारानी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था। तो बात करते हैं जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है वह इंग्लैंड बर्मिंघम में होता है। जी हाँ, इंग्लैंड के बर्मिंघम में इनका आयोजन किया जाता है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में इनका आयोजन किया जाता है जो दोस्तों 28 जुलाई, जी हाँ, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, 8 अगस्त 2022 में इसका आयोजन किया जाता है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आदर्श वाक्य रखा गया है वह सभी के लिए खेल रखा गया है। और बात करते हैं कि इसमें जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं इस पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत में जो स्थान प्राप्त किया है वह 4 नंबर पे स्थान प्राप्त किया है। भारत ने कुल 61 मेडल जीते हैं, जिनमें दोस्तों 22 गोल्ड मेडल है, 16 जो है सिल्वर मेडल है और 23 है जो ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक 23 जीते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों हम बात कर चुके हैं कि जो मूल संविधान की बात करें तो इसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और दोस्तों भाग की संख्या बात करें तो यह तो है अनुसूचियां, जी हाँ, अनुसूचियों की संख्या 8 है, भागों की संख्या 22 है। और आर्टिकल की अनुच्छेद की बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पे संविधान संशोधन होते चले गए और जो प्रथम संविधान संशोधन होता है उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 1951 में। और यहाँ पे जो जुड़ती जुड़ती दोस्तों वर्तमान में जो 12 अनुसूचियां हैं, भागों की संख्या 25 हो चुकी है। और संविधान में जो आर्टिकल की बात करते हैं तो वह दोस्तों 470 यहाँ पे अनुच्छेद हो चुके हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए कि मूल स्थिति क्या थी संविधान की और वर्तमान स्थिति क्या रह गई है, समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, सुजाता मोहपात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। स्टूडेंट्स देख लीजिएगा फिर से दोस्तों 24 जनवरी की चौथी शिफ्ट में भी दोस्तों यह क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से छप चुका है। मेरा एक आपसे बार बार निवेदन रहता है कि जो हमारे द्वारा विशेष सेशन लिए गए हैं, चाहे वह पंचवर्षीय योजना से हो या दोस्तों क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य से सेशन लिया गया हो या दोस्तों वंश व संस्थापक है, वंश व संस्थापक का सेशन भी लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनगणना का सेशन भी लिया जा चुका है। या दोस्तों जो भारत के प्रमुख पर्व व त्योहार है, जी हाँ, प्रमुख पर्व त्योहार का सेशन भी लिया जा चुका है। प्रत्येक टॉपिक से दोस्तों एक एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि अदर स्टूडेंट जो एनालिसिस नहीं देख पा रहा है तो दोस्तों उनसे आप जो ये 5-6 नंबर आगे खड़े होने वाले हैं। और यदि आपके दोस्तों जीके के पोर्शन से 5-6 नंबर अधिक आ रहे हैं अन्य स्टूडेंट से तो आप दोस्तों 100% आप अन्य स्टूडेंट से आगे जाने वाले हैं। सुजाता मोहपात्रा है जो कि दोस्तों ओडिसी नृत्य से शैली से संबंधित है। और दोस्तों इस प्रकार से आज ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि 24 जनवरी के जो भी चारों शिफ्टों में जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, समस्त क्वेश्चन यहाँ पे आपके द्वारा एनालिसिस करवाया जा चुका है। और यहाँ पे दोस्तों आपको 100% रियल क्वेश्चन बताए गए हैं और उसी के साथ दोस्तों आपको 100% रियल आंसर की भी, जी हाँ, रियल आंसर की भी बताई गई है। यहाँ से दोस्तों आपको किसी प्रकार से कोई फैक्ट क्वेश्चन जो भी कोई भी यहाँ पे फेक क्वेश्चन नहीं करवाए गए, 100% रियल क्वेश्चन है जो कि 24 जनवरी को आपको एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों हमारे द्वारा वीडियो आपको लेट मिल सकता है लेकिन कंटेंट और क्वालिटी में किसी प्रकार से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाने वाला। वीडियो चाहे दोस्तों लेट बन सकता है लेकिन आपको 100% रियल क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपने जो सपना देख रखा है और अपने माता पिता को सपना दिखा रखा है कि 2023
2023 में मैं वर्दी पहनने वाला हूं। तो उस सपने को साकार करने के लिए आपको दोस्तों हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा और दोस्तों जो एनालिसिस है एसएससी जीडी का वह देखना पड़ेगा। विशेष सेशन जो लिए गए हैं, जिन टॉपिकों से एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वह टॉपिक भी आपको यदि आगे आने वाली शिफ्टों में आपकी एग्जाम है तो 100% जो टॉपिकों से दोस्तों देख के जाइएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन टॉपिकों का यहाँ पे एनालिसिस करवाया गया है, प्रत्येक शिफ्ट में उन टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो दोस्तों मेरा इसीलिए आपसे बार बार निवेदन रहता है कि एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों एनालिसिस के आधार पर जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें दोस्तों एक बार कंफर्म करके जाइएगा। तो दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।